आदाब दोस्तों। जदीद इंसान आहिस्ता आहिस्ता दिल की जुबान को भूल गया है। वो इम्कानात जो सिर्फ दिल के जरिए से खुलते हैं हम मुकम्मल फरामोश कर चुके हैं। हमारे पास सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है हमारा रीजन, हमारी इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। और मुश्किल ये है कि तमाम खूबसूरत चीज़ों का ताल्लुक हमारे दिल से है। हर चीज़ जो बामानी है उसका हमारे दिल से इलाका है। हर चीज़ जो सिग्निफिकेंट है हमारे लिए उसमें हमारे दिल की महक है। दोस्तों, हमारे लिए अभी भी दुनिया के इस वेस्टलैंड में एक उम्मीद है। हमारे दिल मुर्दा नहीं है, हमने अभी अपने दिल का मुकम्मल इनकार नहीं किया है। हम आज भी अच्छी शायरी, नॉवेल और आर्ट से हज़ उठाते हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश की है एक नए डिस्कोर्स को आगाज़ करने की, जिसमें मैं उर्दू और दीगर ज़ुबानों के अदब और फिल्म्स को इवेल्युएट करने की कोशिश करूँगा मुख्तलिफ इंटरप्रेटिव स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए। दोस्तों, अदब हमें दुनिया को देखने और समझने के लिए नए असालीब अता करता है। वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो हमें एक मुतबादिल रास्ता देता है दुनिया को देखने का। काफ़का ने एक जगह कहीं ख़त में अपने दर्ज किया है कि हमें सिर्फ ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो हमारे शऊर के मुंजमद समंदर को पिघला दे। तो हम आज जिस नावल को ज़ेर बहस लाएंगे उसका नाम है सियाह हीरे, और इस शानदार नावल की मुसन्निफ़ा का नाम है समीना नज़ीर साहिबा। आपके वालिदैन का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है, लिहाजा आपकी तहरीर और सोच पर दक्कन की गहरी छाप है। कराची में तालीम व तरबियत और फिर शादी के बाद उम्र का एक बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क गुजारा, जिनमें अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप काबिल ज़िक्र हैं। नापा से बाकायदा थिएटर निगारी और दीगर थिएटर आर्ट्स में डिप्लोमा हासिल किया। आपने अपने अफसानों की खुद किस्सा गोई करने का रिवाज डाला है। आपका अफसानों का एक मजमुआ कल्लो है। दोस्तों, सियाह हीरे आहिस्ता आहिस्ता आप में उतरता है और आप इसको महसूस करने लगते हैं। सोचते नहीं बल्कि महसूस करने लगते हैं। पढ़ते नहीं बल्कि महसूस करने लगते हैं। आपको इसका लम्स महसूस होता है, इसके किरदार जिंदा हो जाते हैं और आप उनके साए अपने करीब महसूस करने लगते हैं। ये नावल मज़ीद एक किताब नहीं रह जाता है बल्कि एक मुनफरिद फ़र्द में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, अदब एक ऐसी तहरीर है जिसमें हम ख़यालात को खोजते हैं, जीते हैं और एक्सप्लोर करते हैं उनकी तमाम पेचीदगियों के साथ। अदब खुद हमारी तफ़हीम और ख़ुद शनासी का ज़रिया है और जदीद फ़िक्शन अहम है क्योंकि इसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि ख़ुद हम कौन हैं। और मेरे ख़याल में नावल ख़ुद शनासी का एक अहम ज़रिया है। तमाम आर्ट्स के अशकाल में, चाहे आर्किटेक्चर हो या म्यूज़िक या दीगर विजुअल आर्ट्स, सिर्फ नावल ज़बान को इस्तेमाल करता है और हमें हमारी ज़ात के इंतहाई निजी और गहरे ख़यालात के मंतक़े में ले जाता है। हम नावल के मीडियम से फ़िल्म और थिएटर के मुकाबले में ज़्यादा कुर्बत महसूस करते हैं। शायरी और मुसव्विरी के बरक्स फ़िक्शन में एक बयानिया होता है और जो कि अक्सर पेचीदा होता है। हम अक्सर नावल के इन बयानियों में जीते हैं और अक्सर उनको पढ़ने के बाद वो हमारे साथ रहते हैं। नावल अभी तक एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिससे हम बहुत डीपली और डायरेक्टली इंगेज रहते हैं। फ़लसफ़ी जैक डेरिडा, जिसने इस मौजू पर बहुत लिखा है, बयान करता है कि अदब और ख़ास तौर पर फ़िक्शन का इंस्टीट्यूशन हमें क़ुव्वत देता है हर बात कहने की। और इसका एक लाज़मी नतीजा ये है कि फ़िक्शन हमारी दुनिया के किसी भी पहलू पर गुफ्तगू कर सकता है। फ़िक्शन निगार किसी भी शय में दिलचस्पी ले सकता है और वो कुछ भी हो सकती है और वो किसी भी तरह की फॉर्म ले सकती है जिसका लिखारी इंतखाब करे। हमारी दुनिया हमजहत है और पेचीदा है। हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है फ़िक्शन को लिखने के। इसीलिए नावल में ये आज़ादी है कि वो किसी भी समत में सफ़र कर सकता है। दोस्तों, नावल का असल मतलब क्या है ये जानना काफ़ी मुश्किल है। इसको जानने से मुराद क्या उसके प्लॉट को जानना है? जानने का मतलब क्या ये है कि मुख्तलिफ लोग एक टेक्स्ट की मुख्तलिफ ताबीरें इंटरप्रिटेशन करते हैं? क्या जानने से मुराद ये है कि उसने आपको हंसाया या रुलाया? इस बेयकीनी, इस इनसिक्योरिटी की हालत में ऑथर की ज़िंदगी या उसके ओपिनियन हमें एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि एक हकीकी फैक्ट को बताया गया है। दोस्तों, मेरे नज़दीक एक किताब आपको बोर करती है या रुला देती है, ये बहुत ही मौजूई सब्जेक्टिव बातें हैं। लेकिन ये जानना कि ये तहरीर कैसे बिगर पिक्चर में फ़िट हो रही है, उसका मुकाम क्या है एक लार्जर कॉन्स्टिलेशन में,
میرے نزدیک ایک زیادہ بہتر شکل ہے کسی تحریر کو جاننے کی، اور توجہ دینا ایک تحریر یا ناول کے سوچنے کے عمل پر کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، ایک بہترین طریقہ ہے موجودہ فکشن کو سمجھنے کا۔ دوستوں، ناول کی یہ آزادی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سوال اٹھائیں اور ہم غور کریں کہ ہم کون ہیں، اور یہ ایک ڈیمانڈنگ عمل ہے۔ ہم ایک کافی پیچیدہ عمل ہے، کیونکہ اس میں ہم بیک وقت لوگوں کو انکلوڈ بھی کر رہے ہیں اور ایکسکلوڈ بھی۔ ہم کون ہیں؟ وہ کمیونٹیز جن کا حصہ ہم خود کو محسوس کرتے ہیں بہت اہم ہے کانٹمپریری ناول کو سمجھنے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہم کون ہیں جس کو ناول کی تھنکنگ انٹیلیجبل یعنی قابل تفہیم بنا رہی ہے۔ ناول کو پہلے ایسی اسپیس کے طور پر دیکھا جاتا تھا جہاں قومی اور مقامی روایات کا اظہار ہوتا تھا اور جو ان کو مضبوط کرتا تھا۔ تاہم جدید ناول اب زیادہ سے زیادہ گلوبل ہوتا جا رہا ہے، وہ اپنی روایات اور کلچر سے باہر نکلتا ہے اور دوسروں میں شامل ہوتا ہے۔ پوسٹ نیشنل ناول یہ اشارہ کرتا ہے قاری ایک دوسرے کے اختلافات، امیدوں اور خوف کو سمجھیں اور ہماری کی تفہیم میں وسعت پیدا کریں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے انٹیلیجبل ہو سکیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ سمینہ نذیر صاحبہ کا یہ ناول کراچی، افریقہ، فرانس، امریکہ اور انڈیا کی سیٹنگز میں لکھا گیا ہے، اور اس کے بیشتر کردار انڈیا، فرانس، پاکستان اور افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے اس میں ہمیں ایک کوشش ملتی ہے ہمارے درمیان جو مشترک روایات ہیں، یا ایک ایسا ایلیمنٹ جو ہمارے درمیان انٹرا ہسٹوریکل یا کراس کلچرل ہے، اسے دیکھنے کی۔ اس ملٹی اسٹرینڈڈ نیریٹو میں ہمیں افریقہ کے سماج کا مکمل پولیٹیکل لینڈسکیپ دکھائی دیتا ہے۔ ان کا نو آبادیاتی عہد میں کیسے استحصال ہوا۔ سمینہ نذیر صاحبہ نے اردو کے ایک کہاوت کے مطابق بیٹی کو کہہ کے بہو کو کچھ باتیں سمجھائی ہیں۔ انہوں نے افریقہ کی اسکرین پہ ساؤتھ ایشیا، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے مسئلے کو پروجیکٹ کیا ہے اور دکھایا ہے کہ کیسے ہماری تاریخ کو ہمارے سابق کولونیل ماسٹرز نے ڈسٹارٹ کیا ہے۔ ان کے ہاں محض نو آبادیاتی عہد کا نوحہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں اس کا مداوع بھی سمجھاتی ہیں کہ کیسے ہمیں تاریخ، مائننگ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے لوگوں کو ان کی پسماندگی سے نکالنا چاہیے۔ نو آبادیات ایک اہم موضوع ہے اس ناول کا۔ سمینہ نذیر صاحبہ نے نہایت جمالیاتی سلیقہ مندی سے افریقہ کے دکھ کو لکھا کہ کیسے فرینچ نے گنی کے لوگوں کو مغلوب کیا اور ان کو اپنی آبادیات میں بدلا، وہاں کے مقامی لوگ کیسے محکوم بنے اور یہ کالونیز کیسے اس زمین پہ جہنم تھی، ان لوگوں پہ کس سختی کے ساتھ حکمرانی کی جاتی تھی، اور جو کالونسٹ تھے وہ کس قدر بے ایمان اور لالچی تھے جنہوں نے وہاں کے لوگوں کو غلام بنایا اور ان لوگوں کو مائنز اور پلانٹیشنز پہ کام کرنے پہ مجبور کیا، جس کے نتیجے میں اکثر وہاں کے مقامی لوگ یا تو سخت ورکنگ کنڈیشنز کی وجہ سے یا وائرل بیماریوں کے نتیجے میں مر جاتے تھے۔ یہی فرینچ اور اسپینش کالونسٹ تھے جنہوں نے آغاز کیا تھا امریکہ میں افریقن سلیوری کو امپورٹ کرنے کا۔ دوستوں، یورپین کانکویسٹ کے عہد میں اسپینش سیٹلرز اور سپاہی میکسیکو پہنچے اسپین سے۔ مقامی لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب ان کو پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک صدی کے پھیر میں امریکہ کی نیٹو پاپولیشن تقریباً 90% شرنک ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے برٹش نے جب بنگال کو فتح کیا، اس وقت یعنی 1764 میں بنگال انڈیا کا امیر ترین صوبہ تھا۔ نئے حکمران اس صوبے سے زیادہ خود کو مالدار بنانے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک تباہ کن معاشی پالیسی بنائی جس کے نتیجے میں چند سالوں بعد بنگال کا قحط پھٹ پڑا۔ 1764 میں اس کا آغاز ہوا اور 1770 میں وہ کیٹاسٹرافک لیول پر پہنچ گیا اور 1773 تک جاری رہا۔ تقریباً 10 ملین بنگالی اس تباہی میں جاں بحق ہوئے۔ اس ناول میں کئی اسٹرینڈس ہیں نیریٹو کے، اور ان میں سے ایک ڈسکس کرتا ہے کہ کیسے ہمارے سماج میں بنیاد پرستی اور متشدد نفسیات پھیلی، اور کیسے کراچی بالخصوص مذہبی اشرافیہ اور نسلی فاشزم کا عجیب و غریب ملغوبہ بنا۔ ہمارے معاشرے سے کیسے اچھے آرٹ کی تخلیق کی گنجائش رفتہ رفتہ معدوم کی جانے لگی۔ ثقافتی سرگرمیاں ہی انسان کے دیگر جانداروں سے امتیاز کا فیصلہ کن پیمانہ ہے۔
लियोन ट्रॉट्स्की अपनी एक किताब में लिखता है कि लुत्फ़ अंदोज़ी, बेफ़िक्री, सैर व तफरीह और हंसी मजाक इंसानी फितरत की सबसे ज़्यादा जायज़ ख्वाहिशात हैं। हम इस काबिल हैं और दर हकीकत हम पर वाजिब है कि हम इन ख्वाहिशात की तस्कीन बुलंद फ़नी मयारात से करें और साथ ही मौल्लिमीन और नासिहीन की थका देने वाली आदतों की सरपरस्ती के बग़ैर तफरीह को इज्तिमाई तालीम के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, कुछ ऐसे इंसानी महसूसात भी होते हैं जो फ़लसफ़े और साइंस के ज़रिए बयान हो ही नहीं पाते। आर्ट उनको भी अपना वजीफ़ा बनाता है और इंसानों के माबैन ख़ास इंसानी राब्ते का ज़रिया बनता है। हमारे माशरे में आर्ट से उसका ये बुनियादी वजीफ़ा छीन लिया गया है। दोस्तों, बरसग़ीर में मौसीकी की शानदार रिवायात मौजूद रही हैं। यहाँ पर बादशाहों के दरबारों में बाकायदा मौसीकी की महफ़िलें सजा करती थी। उस दौर से ही यहाँ की मौसीकी बाकी मानदा दुनिया की मौसीकी से काफ़ी मुख्तलिफ और ज़्यादा लतीफ़ और मैसूर कुन रही है, जो यहाँ के मखसूस सकाफ़ती पस मंज़र की देन है। यहाँ पे गुलकार बाकायदा एक अलग शोबा ज़िंदगी के तौर पर खिदमात अंजाम दिया करते थे और बदले में उनकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील समाज की ज़िम्मेदारी होती थी। जो अपने फ़न में महारत हासिल कर जाते वो बादशाह की जलवत व खलवत तक रसाई हासिल कर लेते। उनके ठाट बाट काबिल दीद होते थे। बेपनाह फुर्सत, बेफिक्री और रियाजत ने ख़ास रंग ढंग की मौसीकी को फ़रोग़ दिया। बरसग़ीर की फिल्मी सनत भी इस मौसीकी के ज़ेरे पर असर ही परवान चढ़ी। मौसीकी जिसे रूह की ग़िज़ा करार दिया जाता था, अब हमारे लिए रूह के ज़िया में तब्दील हो चुकी है। एक पैराग्राफ मुलाहिज़ा फरमाइए। एज अ टेक्सचुअल एविडेंस इस नॉवेल्स। मुहर्रम आते ही अकेडमी में सास ग़िलाफ़ों में पर्दा कर लेते हैं। महफ़िलें इस दौरान भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मर्ज़ी ख़वानी या कव्वाली। मैं और बिल्लो चंदा इकट्ठा करके बाहर सबील लगा लेते। 9 मुहर्रम को हलीम की देगें चढ़ती और 10 को दूध का शरबत हम दौड़ दौड़ कर सब में बांटा करते। ज़ियाउल हक़ का ज़माना था। रफ्ता रफ्ता मुआशरे में अजीब तब्दीलियाँ आने लगी थी। अशरफ स्टोर वाले जद्दा रहकर आए तो शलवार कमीज़ छोड़ अरबियों का तोप पहन कर घूमने लगे। धीरे धीरे रात भर के फंक्शंस की जगह सिर्फ मिलाद की महाफिल होने लगी। उस्ताद मदन के बस चंद ही शागिर्द रह गए थे। हर तरफ कौड़ों और हलाल व हराम की आवाज़ें आने लगीं। एक दिन मस्जिद से तबलीगी जमात वाले उस्ताद को आकर समझाने की कोशिश करते रहे कि मौसीकी हराम है। उस्ताद ने बहुत ज़ब्त किया और आखिर में बस उठकर अंदर वाले कमरे में जहाँ उनकी कुठिया पड़ी थी वहाँ ढह गए। लेकिन ये काफ़ी अरसे बाद की बात है। दोस्तों, इस नावल के 3 निसाई किरदार बहुत ख़ास तवज्जो चाहते हैं हमसे। एक है जानवी, जो सख्त समाजी ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करके मोहब्बत के खालिस इंसानी जज्बे की नुमाइंदगी करती है। दूसरी है हलीमा, जिसके बाबा का अकीदा था कि औरतों को खुदा के बाद सिर्फ मर्द की अताअत गुजार बल्कि खिदमत गुजार भी होना चाहिए। हलीमा जो काम से नहीं, ज़िंदगी से, उसकी सख्तियों से, उसकी आजमाइशों से थक गई। और आखिरी है फातमाटा, जो ख़ुद को अफ्रीकी नहीं समझती और जो अफ्रीकियों को हकीर कीड़े मकोड़ों से तशबीह देती है, लेकिन फ्रांस में नस्ल परस्ती के कुछ इनकाउंटर्स के बाद एक कल्बे माहियत से गुजरती है और अपनी माँ और बहन जो अफ्रीका में रहती हैं और अफ्रीकी हैं, उनके लिए मोहब्बत महसूस करती है। दोस्तों, कहानी और कहानी का कल्चर हम पर असरअंदाज होता है और बहुत हद तक हमें शेप करता है। कहानी में तब्दीली दरअसल दुनिया में तब्दीली है। ये एक बहुत रीअश्योरिंग बिलीफ है हमारे नॉवेलिस्ट, अफसाना निगारों और तनकीद निगारों का, क्योंकि कहानी अल्फाज के ज़रिए हमें बाइख्तियार बनाती है वहशी कुव्वतों के ऊपर। दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ पैसेजेस आपको इस नावल के पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको एक ग्लिम्स मिल सके इस नावल का। कुछ पैसेजेस बहुत मुझे अच्छे लगे, तो उनमें से एक ये है जो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। राजीव के जाने के बाद मैं कुर्सी पर देर तक बैठा रहा। उसके गले मिलने पे मुझे बिल्लो बहुत याद आया। वही लम्स, वही अपनायत और वही खुशबू। शायद बिल्लो और राजीव एक ही परफ्यूम लगाते हों। नहीं, ये खुशबू शायद दोस्ती की थी। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी हिंदू से ऐसे मिला, मगर ये तो बिल्कुल हम जैसा था। मुझे याद आया हमारे हिंदू जमेदार के पानी पीने का प्याला अलग था। एक मर्तबा एक हिंदू सेल्समैन अलाउद्दीन ज्वेलर्स में किसी का माल लेकर आ गया। चाय पीने के बाद उनको उसका नाम मालूम हुआ था। उन्होंने उसके जाते ही चाय की प्याली तोड़वा कर फेंकवा दी थी। अपना हाथ और काउंटर भी देर तक डिटॉल से धोते रहे। बोले कि अछूत होते हैं हिंदू, इनसे दूर रहा करो। उस्ताद मदन के लिए भी लोगों ने मशहूर कर रखा था कि वो पहले हिंदू थे।
میں اداس ہو گیا، جانے وہ کیا کشش تھی کہ راجیو کا ایسے چلے جانا مجھے زہر لگ رہا تھا۔ کاش وہ کچھ دیر اور بیٹھتا، مجھے بتاتا کہ اب اس کی ماں کیسی ہے، وہ سارا سے قبر کیسے ملا، اس کے ساتھ سر 11 میں کیا ہوا۔ اجمیر میں مسلمان دوستوں اور سارا کے ساتھ بات چیت کرنے کی وجہ سے موجود کو موجود نہیں بولتا تھا، مطلب اردو صاف تھی، اور سب سے بڑی بات برہمن ہونے کے باوجود لڑکپن سے نان ویج مطلب گائے، بکرا، انڈا وغیرہ، مچھلی سب کھاتا تھا۔ میرا دل بجھ کر رہ گیا، جیسے کوئی اچھی فلم دیکھتے ہوئے اچانک لائٹ چلی جائے اور مزہ کرکرا ہو جائے۔ میں نے دونوں ملازموں کو دکان بند کرنے کا کہا اور سوچنے لگا کہ کیا گردوارہ جانا چاہیے، کیا وہاں جانے سے اس کمیونٹی میں داخلہ مل سکے گا؟ مشکل ہے۔ ایک پیسج دیکھیے۔ میں چائے اور کچوری لے کر آیا تو دیکھا ایک برقع پوش عورت اپنا زیور بیچنے آئی ہوئی تھی۔ حسب دستور انہوں نے پہلے وزن میں ڈنڈی ماری، پھر چاندی کا کھوٹ، ٹانکے وغیرہ کے نقائص بتا کر اس زیور کو بازار کی قیمت سے تقریباً آدھا کر دیا۔ عورت بہت ضرورت مند لگتی تھی، بیچارگی سے روپے گننے لگی۔ میں حیران رہ گیا، دراصل میں ناسمجھ ہی تو تھا جو ان کے حج کرانے سے سمجھا تھا کہ اب وہ یہ لوٹ کھسوٹ کم از کم بیواؤں اور یتیموں سے بند کر دیں گے، مگر یہ میری خام خیالی رہی۔ شاید عبادت اور کاروبار دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں جو اپنے اپنے رستے چلتے رہتے ہیں۔ عورت چلی گئی۔ دادا نے فوراً وزنی زیور پگھلانے کے لیے جمشید کو دیا اور وہ پچھلی گلی میں واقع کارخانے کی طرف مڑ گیا۔ ابا اپنے کھاتوں میں منہ ڈالے غرق تھے۔ شکریہ۔